Jai Hind everyone, dear students. Today we are going to start a new chapter of class 9th, chapter 5, Introductions to Euclid Geometry. So before starting this chapter, first of all we will discuss about the geometry. So the word geometry, which is comes from the Latin word, so which is geo and matrin. Geometry. Geo means earth. Geo means earth, and matrin means to measure. Matrin means to measure. Achha. So the geometry geometry word came from these two words, geometrin, और इनको हमने कंपाइल कर दिया, एक साथ कर दिया, so it becomes geometry. ओके. सो इन प्रीवियस टाइम की हम बात करें तो उसमें ज्योमेट्री का मीनिंग ही था किस तरीके से अर्थ को, लैंड को डिफरेंट शेप्स में मेजर किया जाए, डिफरेंट तरीके से उनको मेजर करके डिफरेंट शेप्स दिए जाएं, उनको डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन किया जाए. तो ज्योमेट्री का बेसिक मीनिंग था टू मेजर अ स्पेसिफिक लैंड, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लैंड. दैट्स वाई जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रिन मीन्स मेजर. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो प्रीवियस टाइम में ज्योमेट्री के अलग अलग एग्जाम्पल देखिए गए, चाहे इजिप्ट की बात करें, हम ग्रीस की बात करें, बेबीलोनिया की बात करें, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें. तो उस टाइम तक जो ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन थी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती थी, बट कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड नहीं था ज्योमेट्री का. सो यूक्लिड्स जो थे, विच हु वाज द फर्स्ट पर्सन्स who arranged all the information of geometry in a single book. Also we can say in a collected in a documented form, not a single book, in document form. So Euclid's देख सकते हैं, there is a picture of Euclid's which is was the time which is 350 to 300 BC. Euclid was a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt. वो Alexandria में थे, इजिप्ट से थे यूक्लिड्स, और पॉपुलर नॉन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता था. इन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रीवियसली प्रूव रिजल्ट के बारे में बात की. इनने जो सारी इन्फॉर्मेशंस थी उस दौरान के या उसके पहले के जितने मैथमेटिशियंस थे जिन्हें ज्योमेट्री में काम किया था, सो ही कलेक्टेड ऑल हिज वर्क इन अ बुक कॉल्ड एलिमेंट्स. इनने सारी इन्फॉर्मेशन को एक बुक में कलेक्ट किया जिसका नाम एलिमेंट्स दिया, और दिस बुक डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर. ये बुक 13 चैप्टर में डिवाइडेड थी, इन 13 चैप्टर्स, और ईच चैप्टर्स को अ बुक कहा जाता था. ईच चैप्टर इज कॉल्ड अ बुक. फिर यूक्लिड्स ने क्या किया कि सारी इन्फॉर्मेशंस को उन्हें 3 डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन किया है. यूक्लिड्स की डेफिनेशंस और एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में. मतलब डेफिनेशंस की अगर बात करेंगे तो यूक्लिड ने अपनी डेफिनेशंस को कहाँ से कहाँ लेकर गए हैं अगर हम बात करेंगे. सो ही डिफाइन ऑल हिज डेफिनेशंस विच इज फ्रॉम सरफेस टू पॉइंट. उन्होंने सारी डेफिनेशंस को सॉरी नॉट सरफेस टू, विच इज सॉलिड टू पॉइंट, सॉलिड टू पॉइंट, सॉलिड से लेकर उन्होंने पॉइंट्स तक अपनी डेफिनेशन को डिफाइन किया, कि मतलब स्टार्ट करेंगे पॉइंट से लेकर सॉलिड तक. तो आप देख सकते हैं. सो यूक्लिड्स थॉट दैट द ज्योमेट्री इज एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड which we can see around us, like the notions of a line, plane, surface, etc. So he had given these notions in the form of definitions. So सबसे पहले उन्होंने पॉइंट को डिफाइन किया कि anything which has no components is called point. So point which is also we discussed in last class, कि point which is the define the location of any particular points. फिर points के बाद definitely line होगा, when you arrange all the points, so we got it a line. So line को define किया कि a length without breadth
is called line. फिर the end points of any line are called points which makes it line segment. If fourth जो definition है दी, so if a line lies evenly with the points on itself then it is called a straight line. Okay, then surface, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कई लाइंस, हम अगर एक पॉइंट्स की बात थी, एक सिंगल पॉइंट, ऐसे कई पॉइंट्स होंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी। और अगर ऐसी कई लाइंस ज्वाइन होती हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक सरफेस मिल जाता है। सो एनी ऑब्जेक्ट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली इज कॉल्ड सरफेस। सो डेफिनेटली जैसे आप रेक्टेंगल का सर्वे देख सकते हैं। सो द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, डेफिनेटली जो एजेस ऑफ अ सरफेस उन्हें लाइंस कहते हैं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस जो होगा वो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन ही होगी। अभी इनने सॉलिड की यहाँ बात नहीं की, ऐसे ये मिनिमम डेफिनेशन 7 है ऐसा नहीं, 7 से और इनकी लगभग 20-30 डेफिनेशन ने दी, इनमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये 7 है। अब इस ऐसे कई सरफेस अगर हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम जब हम 3D फिगर बनाते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड्स की बात करते हैं, तो ऐसे देखो कई सरफेस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक सॉलिड मिल जाता है। सो दिस इज द 3D फिगर। तो ये डेफिनेशन का पार्ट था जो ने डिफाइन किया था, जैसे हमें बता रहा था कि सबसे पहले बेसिक अगर हम बात करेंगे सॉलिड से, कि भाई कोई सॉलिड होगा, सॉलिड के बाद उसका एक पर्टिकुलर सरफेस, वो कई सरफेस से मिलके बना होगा सॉलिड, सरफेस जो होगा कई लाइंस से मिलके बना होगा, और लाइंस जो होगा कई पॉइंट से मिलके बना होगा। सो जो अभी मैं बात कर रहा था कि यूक्लिड्स ने सॉलिड से लेके पॉइंट्स तक, सॉलिड टू पॉइंट्स तक अपनी उनका जो डेफिनेशन का कॉन्सेंट्रेशन था, उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेट किया अपने आप को सॉलिड टू पॉइंट्स, एक एक चीज़ों को स्पेशली उन्होंने डिफाइन किया। डेफिनेशंस के बाद उनने यूक्लिड्स ने कुछ जो कॉमन नोशंस थे, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है ना कि जिसको स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन ना किया गया, बहुत सारी अपनी डेफिनेशन इंफॉर्मेशन ने कलेक्ट किया अबाउट द ज्योमेट्री, उनको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिफाइन किया था। तो एक आपने डेफिनेशन देख लिया, दूसरा 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थे एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, जिन्हें यूक्लिड्स एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये एक्सियम्स के बारे में देख लेते हैं। सो एक्सियम्स की हम बात करेंगे, यूक्लिड्स assumed some properties which are actually obvious universal truth. He had bifurcated them into 2 types, axiom and postulates. तो यूक्लिड्स ने क्या किया, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं ना, जो चीजें हर प्लेसेस पे सेम होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कि द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो अगर सूर्य पूर्व से यहाँ इंडिया में निकलता है तो इंडिया के बाहर भी सब जगह जो सेम होता है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो कुछ जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ थे उनको यूक्लिड्स ने 2 पार्ट्स में डिफाइन किया था, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में। एक्सियम्स क्या हुए, सो एक्सियम्स जो हुए सम कॉमन नोशंस व्हिच आर यूज्ड इन मैथमेटिकल बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स आर कॉल्ड एक्सियम्स। सो एक्सियम्स क्या थे, वो कॉमन नोशंस थे जो मैथ्स के साथ साथ और भी डिफरेंट फील्ड्स में रिलेटेड थे, मतलब नॉट स्पेशली इन मैथमेटिक्स, उनको हमने कॉमन नोशंस कहा, जिसमें इन्हें कुछ 6 to 7 कॉमन नोशंस दिए हैं। पहला जिसमें इफ 2 थिंग्स आर इक्वल देन टू अ कॉमन लाइंस देन दीज आर इक्वल टू द वन अनदर, मतलब सिंपल सी बात इसमें थी कि इफ 2 थिंग्स आर इक्वल देन दे आर इक्वल टू द वन अनदर। 2 चीजें अगर आपस में बराबर हैं, जैसे P यहाँ एग्जांपल दिया गया कि P इक्वल्स टू Q और S इक्वल्स टू Q, तो द थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर, दैट्स द पॉइंट। सो P Q के बराबर है, S भी Q के बराबर है, तो P और S आपस में बराबर होंगी। सेकेंड एग्जाम जो था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, डेफिनेटली अगर P और Q आपस में बराबर है, दोनों में S आप ऐड करते हो विच इज सेम, सो क्या होगा, होल्स भी आपस में इक्वल होगा। थर्ड जो एग्जाम्स था इनका, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। तो सेम चीज, इक्वेशन का रूल पहले हमने क्लास में डिस्कस किया ना, पहले हम बात कर चुके इसके बारे में कि अगर इक्वेशंस में आप कुछ भी ऐड करें, इक्वेशंस का रूल क्या था, व्हेन यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रॉम द सेम थिंग्स इन दी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विल नॉट अफेक्टेड। तो ये उसी के रूल्स हैं
इक्वेशन का रूल का पहले मैं यहाँ पे बात कर दी कि आप ऐड कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट की बात कर दी है ना, और आगे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड का पॉइंट्स भी मिल जाएगा। फिर फोर्थ जो एग्जाम्स है यहाँ पे, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, कि दो चीज़ें अगर एक दूसरे, हमने सिंपल सी बात की, दो कॉइन्स आपके पास अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ऑब्वियस है दोनों डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में सेम होंगे, है ना। फिर फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिमाग में रखें, चूँकि ये कई बार एग्जाम्स के पर्पज से भी और इफेक्टिवली पूछा जाता है कि द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो डेफिनेटली एक पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि पिक्चर में डिफाइन किया गया है कि एक टोटल एक स्क्वायर पार्ट है, स्क्वायर पार्ट के अगर आप यहाँ पे 4 पार्ट कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 4 पार्ट को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो 4 पार्ट में क्या बनने वाला है कि ईच पार्ट जो होगा, होल जो होगा, डेफिनेटली ईच पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना। कि अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कि इसने 4 पार्ट के, दिस इज 1, इसको 2 दे दूँ, इसको 3 दे दूँ, इसको 4 दे दूँ, और ये टोटल तो होल पार्ट था आपका, तो ईच द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो यहाँ पे जो होल पार्ट होगा आपका वो डेफिनेटली 1 2 3 4 चारों पार्ट से ग्रेटर होगा। तो जैसे नीचे लगा था सर्कल डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, ईच पार्ट इज स्मॉलर देन द होल, ठीक है। इसके बाद 6 जो था 6 एग्जाम्स क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। डेफिनेटली कि अगर ये हम अगर सेम चीज़ है उनको डबल कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। इसके बाद इसका जो 7th एग्जाम्स की हम बात करेंगे, दिस इज द 7th एग्जाम्स, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, दिस इज वाइस वर्सा डेफिनेटली। सो ये अगर आप डबल और हाफ की बात करेंगे तो ये वही बात जो अभी मैंने इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बात की थी, मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्टेक्स्ट, कि आप किसी चीज़, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों इक्वेशन के दोनों साइड कोई चीज़ आप डिवाइड कर दो तो इक्वेशन विल नॉट अफेक्टेड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे दोनों एग्जाम्स लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टुलेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग पे रखना, ये कॉन्सेप्ट निकल लेनी चाहिए। पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि द एग्जेप्शंस विच आर वेरी स्पेसिफिक इन ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि द एग्जेप्शंस विच इज कॉमन नोशंस की बात करेंगे वो एग्जाम्स हैं, बट द एग्जेप्शंस विच आर वेरी स्पेसिफिक इन ज्योमेट्री, जो स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए बनाए गए थे उनको हमने पोस्टुलेट्स कहा था। और यूक्लिड्स ने कुछ खास पोस्टुलेट्स दिए हैं। पहला पोस्टुलेट की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स। तो डेफिनेटली जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक से दूसरे पॉइंट्स पर ज्वाइन की सकती है। दो के अलावा आप देख सकते हो कि दिस शोज दैट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बट डजंट मीन देयर कुड बी अदर लाइंस फ्रॉम दीज पॉइंट। इन दो के बीच में यहाँ पे हम कह सकते हैं यूनिकनेस, जैसे यूनिक लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, वो दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट तक हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी सर्कल की बात करेंगे हम। तो थर्ड पोस्टुलेट जो दिया गया है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, तो सर्कल जो है वो किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से ड्रॉ किया जा सकता है। ये थर्ड पोस्टुलेट है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पोस्टुलेट्स के बारे में। सो फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियस है कि जो राइट एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो डिफाइन किया गया, एज वी नो द राइट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। So all the right angles are congruent, because if any angles is not 90 degree then it is not a right angle. That's why जो भी right angles आपस में congruent होंगे। अब इसका लास्ट पोस्टुलेट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है जो पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस की बात करता है, कि आप कैसे समझते हो कि दो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल होंगी। तो ये स्पेसिफिक पोस्टुलेट है फॉर डिफाइनिंग द पैरेलल लाइंस। तो अगर हम बात करेंगे, इसमें दिया गया है कि इफ़ there is a line segment which passes through two straight line, है ना, कि दो स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो कि passes through straight lines। तो ये दो लाइन देख रहे हैं आप,
एक लाइन ये ऐसे जाती है, लाइन में दोनों साइड एरो का साइन लगाते हैं। एरो साइन कहता है कि द लाइन कैन बी एक्सटेंड बोथ डायरेक्शंस। सो यहाँ पे ने बोला कि इफ एज अ लाइन, एक लाइन इसको भी हम ऐसे एरो लगा देते हैं ताकि ये पता चलेगा दिस ऑल्सो लाइन वी कैन एक्सटेंड बोथ डायरेक्शंस। सो लाइन इज लाइन सेकंड विच पासिस थ्रू टू स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर मैं नाम भी दे सकता हूँ कि इसको लाइन एल दे दी है, इसको मैंने लाइन एम दे दी और ये लाइन एल है। तो क्या हुआ कि इफ अ लाइन एन पासिस थ्रू टू स्ट्रेट लाइन्स लाइन एल और लाइन एम while forming इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो ये सेम साइड पे दो इंटीरियर एंगल्स डिफाइन कर रहा है, अल्फा और बीटा, विच इज द एंगल ऑन द सेम साइड। इफ दीज एंगल्स विच इज लेस देन 180 डिग्री, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, लेस देन 180 डिग्री, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विच इज लेस देन विच इज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से इनका इन दोनों एंगल का सम क्या है, विच इज लेस देन है, कम है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर लेस देन है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे एंगल कम होता जाएगा। देन दीज टू लाइन्स विल डेफिनेटली मीट विथ ईच अदर इफ एक्सटेंडेड ऑन द साइड वेयर द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो डेफिनेटली अगर आप इन दोनों लाइन को आगे एक्सटेंड करते हो तो आगे जाके किसी न किसी पॉइंट पे ये बिल्कुल डेफिनेटली मीट करेंगे, मिलेंगे। तो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। और अगर ऐसा नहीं होता है, इफ द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री, देन टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 180 डिग्री से जो सम है वो उसको इक्वल हो गया, तो डेफिनेटली इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। ये लाइंस आप देख सकते हो, ये दिस इज द फिगर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन का है कि यहाँ से लाइन एम, लाइन 1 और लाइन 2 है। ये तीसरी लाइन आपने यहाँ से गुजारी, इसको लाइन अगर मैं चाहूँ तो लाइन 3 लिख सकता हूँ, दिस इज लाइन 3। और अगर एंगल ए और एंगल बी जैसे नीचे दिया गया कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये लाइन कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। इफ लाइन्स विच इज विल नेवर मीट ईच अदर, इट मीन्स एट एनी पॉइंट, सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो ये जो थे यूक्लिड्स के 5 कुछ एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स थे। तो ये यूक्लिड्स के बारे में इंफॉर्मेशंस थी। आई होप आप सारी इंफॉर्मेशंस आपको प्रॉपर्ली समझ में आई होगी और काफ़ी हेल्प करने वाली है। जैसे हम नेक्स्ट बहुत सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं और अभी हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े भी हैं थ्योरम्स में, जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स इक्वल टू वन अनदर, बहुत सारे एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स डेफिनेटली आगे हेल्प करेंगे। सो आगे फिर से नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ओके, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।